चले बच्चों आगे बात करते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके के बारे में। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके एक्चुअली आपको ये बताता है कि अभी जो हमने डीके प्रोसेस की बात की, डीके प्रोसेस का मतलब आपका जो न्यूक्लियस है उसमें से कुछ चीज़ें बाहर निकलेंगी। वो चीज़ें अल्फा पार्टिकल हो सकता है, बीटा पार्टिकल हो सकता है या फिर गामा रेडिएशन हो सकता है। तो जब आपका डीके होता है, स्पेसिफिकली मैं अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। अगर आपका अल्फा डीके या बीटा डीके होता है तो आपका जो न्यूक्लियस है वो किसी और एलिमेंट के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्स से वो वाई बन जाता है। तो डीके प्रोसेस होने का मतलब यही है कि आपका ये अल्फा डीके, गामा डीके या बीटा डीके हो और वो आपका जो न्यूक्लियस है, पैरेंट न्यूक्लियस, वो डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए। समझे? लेकिन देखो बच्चों, ऐसा कभी नहीं होता है कि जैसे मान लो आपने यूरेनियम का एक छोटा सा टुकड़ा लाया, 50 ग्राम का आपने यूरेनियम का यहाँ पे एक टुकड़ा लाया, अब उसमें भाई 1 करोड़ एटम्स होंगे मान लेते हैं, तो ये 1 करोड़ एटम के न्यूक्लियस होंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि 1 करोड़ के 1 करोड़ एटम के न्यूक्लियस में से यहाँ पे अल्फा पार्टिकल सब बाहर निकले और सबका सब एक साथ दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि आपका जो स्टार्टिंग है, जैसे मान लो पहले 1 सेकेंड में 100 न्यूक्लियस कन्वर्ट होगा, 100 पार्टिकल्स कन्वर्ट होंगे, मतलब 100 पार्टिकल्स का डीके होगा। डीके होने का मतलब ये है कि उसका रेडियो एक्टिव डीके हो गया, अल्फा डीके, बीटा डीके या गामा डीके जो भी हो। फिर हो सकता है अगले 1 सेकेंड में 90 का ही डीके हो, फिर अगले 1 सेकेंड में 80 का डीके हो। मतलब धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है। एक साथ सारा का सारा यूरेनियम 1 करोड़ का 1 करोड़ आपका न्यूक्लियस दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। धीरे 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 उसमें से जो न्यूक्लियस है, कुछ न्यूक्लियस कन्वर्ट होगा, फिर थोड़ा न्यूक्लियस कन्वर्ट होगा, फिर थोड़ा न्यूक्लियस कन्वर्ट होगा, उनका डीके होता जाएगा। एक साथ सब में से रेडिएशन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, कुछ न्यूक्लियस है उसमें से उसका डीके होगा पहले, फिर कुछ और का डीके होगा, फिर धीरे धीरे करके और भी जो बचे हुए हैं आपके न्यूक्लियस है या पार्टिकल्स है या एटम्स है, उसके न्यूक्लियस में से रेडिएशंस बाहर आएंगे। तो एक साथ सब नहीं होता है। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव लॉ जो है, रेडियो एक्टिविटी का लॉ या लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, आपको यही बताता है कि ये डीके कितना फास्ट, कितना स्लो और किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। मतलब 1 सेकेंड में 100 न्यूक्लियस का डीके होगा या फिर 50 न्यूक्लियस का ही डीके होगा, ये किन बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्या डिसाइड करेगा, कौन से फैक्टर्स डिसाइड करेंगे, ये आपको लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके बताता है। ठीक है। अच्छा, डीके को यहाँ पे एक और वर्ड बार बार यूज किया जाता है। अगर डीके हो रहा है तो डीके को अब डिसइंटीग्रेशन भी बोला जाता है। डिसइंटीग्रेशन, डीके डिसइंटीग्रेशन दोनों सेम चीज है। तो अगर कोई डिसइंटीग्रेशन यूज करता है तो उसका मतलब ये डीके होना ही है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे लॉ देखो क्या कहता है कि मान लो आपने एक एलिमेंट लिया, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं। देखो एटम्स होंगे, एटम का ही न्यूक्लियस होगा, तो कोई एटम बोल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एटम का ही न्यूक्लियस है। अगर आपके पास 50 एटम है तो इसका मतलब उसके 50 न्यूक्लियस होंगे और ये 50 न्यूक्लियस रेडी है अपना डीके प्रोसेस चालू करने के लिए। जो भी एलिमेंट आप लाओगे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही होगा, क्योंकि हम लोग रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो स्टार्टिंग में आपके पास 1 करोड़ एटम्स है, उसको मैं एन नॉट लिख रहा हूँ। ये क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0। देखो स्टार्टिंग का जो टाइम होता है उसको हम लोग 0 लेते हैं। अब उसके बाद फिर यहाँ पे डीके प्रोसेस चालू हो गया, और डीके प्रोसेस चालू होने के बाद अब आपके पास कम नंबर बचे हैं, और उस कम नंबर को मैं यहाँ पे n लिखता हूँ जो बच गया है। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ या नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग, मतलब जिनका अभी तक डीके हुआ नहीं है उसकी बात चल रही है। नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी या एट टाइम टी। टी टाइम के बाद हमने देखा तो उसके पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच गए थे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स बच गए थे, वो n था। और पहले स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ एटम्स थे? n नॉट थे। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स डीकेड, टोटल नंबर ऑफ एटम्स डीकेड कितना होगा बताओ? टोटल कितना एटम डीके हो चुका है? n, पहले n नॉट था, उसमें से n जो है वो बच गया है। थोड़ा समझो इस चीज को।
टोटल नंबर ऑफ कितने एटम्स डीके हो चुके हैं, जिनका डिसइंटीग्रेशन हो गया है। एन नॉट पहले था, एन अभी बचा हुआ है, तो कितना चला गया, एन नॉट माइनस एन। तो ये जो नंबर है एन नॉट माइनस एन, इसको मैं डी एन लिख देता हूँ, और इनफैक्ट इसको मैं माइनस डी एन लिखूंगा। माइनस डी एन क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चेंज है, मतलब एन नॉट जो होगा, इसको हम एक काम करते हैं, डी एन ही लिखते, चलो छोड़ो जाने दो, इसको मैं डी एन लिख देता हूँ, ठीक है। डी एन क्या है, टोटल कितने नंबर डीके हो चुके हैं इस टी टाइम के दौरान, समझे। 0 से लेकर टी टाइम के बीच में कितने नंबर डीके हो चुके हैं, वो आपका डी एन है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम अपना डेरिवेशन चालू करते हैं और एक जनरल इक्वेशन निकालेंगे जो आपको इस लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी को, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब ये क्या है बताओ, यहाँ पे आप देखो कि हम ये मान के चलते हैं कि इन टाइम dt, dt मतलब बहुत ही छोटा टाइम है, इस छोटे टाइम में टोटल नंबर ऑफ एटम्स decayed is dn, मतलब dt टाइम में dn नंबर ऑफ एटम्स का डीके हो गया, ठीक है। अब ये जो dn है ये किस पर डिपेंड करेगा, तो देखो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहले तो ये कि आपका टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स कितना है, n, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके डीके हो जाएंगे, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि आपका कितना नंबर ऑफ एटम्स जो है वो बचा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो मेरे पास यहाँ पे टोटल 1000 एटम्स बचा हुआ है और वहीं पे सेम मटेरियल है उसके, लेकिन सिर्फ 100 एटम्स बचे हुए हैं, तो अगर इसमें आप देखोगे तो इसमें अगर एक सेकंड में अगर मान लो 50 एटम्स डिसइंटीग्रेट होते हैं, एक सेकंड में अगर 50 एटम का डीके होगा तो वही सेम एलिमेंट है, सेम है, बस खाली क्या है यहाँ पे नंबर कम बच गया है, इधर 1000 बचा हुआ है, यहाँ पे 100 ही बचा हुआ है। तो इसके अंदर हो सकता है कि एक सेकंड में 3 ही एटम्स डिसइंटीग्रेट हो, मतलब कितना फास्ट डीके होगा या कितना ज्यादा नंबर डीके होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका कितना बच गया है। अगर ज्यादा अमाउंट बचा रहेगा आपके एटम्स का तो वो जल्दी जल्दी फास्ट डीके होगा और ज्यादा अमाउंट में डीके होगा, लेकिन अगर नंबर कम बचा हुआ है, थोड़ा सा ही है, तो डीके भी बहुत आराम से होगा। और जितना कम बचता जाएगा उतना डीके का प्रोसेस स्लो होता जाएगा, जितना ज़्यादा आप लेके आओगे उतना जल्दी जल्दी आपका डीके होगा। ऐसा जनरली देखा गया है, ठीक है। तो आपका कितना नंबर ऑफ एटम्स डीके हो चुका है ये पहले तो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपका टी टाइम के बाद कितना बच गया है ना, जो भी रिमेनिंग टी टाइम है उसमें कितना आपका बच गया है। तो एन क्या है, एन यहाँ पे हम लिख सकते हैं एटम्स रिमेनिंग, टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग, कितना बच गया है उस पर डिपेंड करेगा। और उसके अलावा आपने कितना टाइम लिया है, तो आपने कितना टाइम लिया, dt लिया है, इस पर भी डिपेंड करेगा कितना टाइम लिया आपने, और उसके बाद फिर कितना नंबर आपका डीके हो चुका है, सॉरी कितना आपका बच गया है और आपने कितना टाइम दिया है। तो अगर आप ज़्यादा टाइम देते हो डीके के लिए तो ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स डीके हो जाएगा, dt टाइम बढ़ा दोगे तो dn नंबर ऑफ एटम्स जो डीके हो चुका है वो भी बढ़ जाएगा, और जो बचा है उस समय में नंबर ऑफ एटम्स जितना बचा हुआ है, ठीक है, एटम्स रिमेनिंग, वो अगर ज़्यादा है तो आपका डीके ज़्यादा होगा, कम है तो डीके भी कम होगा। यही लॉ है आपका लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। कितने नंबर ऑफ एटम्स डीके होते हैं ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम ले रहे हैं और आपका कितना बचा हुआ है उस समय पे एटम्स। ज़्यादा बचा रहेगा तो ज़्यादा डीके होगा, कम बचा हुआ है तो कम डीके होगा, प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। समझ गए इतना? अब टेक्स्ट बुक में आपका एन जो है उसको ऐसे लिखा हुआ है, एन टी लिखा हुआ है, तो ठीक है उसको मैं एन लिख देता हूँ यहाँ पे, एन टी इज इक्वल टू एन, एन क्योंकि टी का फंक्शन है, मतलब एन का वैल्यू जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है। अब मैं ये ब्रैकेट टी बार बार लिखूंगा नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा कैसा ना कि लिखने में उतना मज़ा नहीं आता है, और आप ऐसे लिख सकते हो एन टी को एन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे लिख दो आप एन टी का मतलब वो एन ही होता है, मैंने आगे एन लिख दिया ना, और इंटू डी टी। तो अब अगले स्टेप में मैं क्या लिख दूंगा, डी एन इज प्रोपोर्शनल टू एन इंटू डी टी, और यहाँ पे एन क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एन टी इज नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग एट टाइम टी
नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग एट टाइम टी, और मैं एन टी लिखूँ या एन लिखूँ दोनों एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे मैं एन टी इज इक्वल टू एन लिख देता हूँ। ठीक है, इतना लिख के छोड़ दो, तब आके कंटिन्यू कर सकते हो आप। अब यहाँ पे देखो क्या होगा ना कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन है तो आपको एक कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और, यहाँ पे माइनस साइन लगेगा। माइनस साइन क्यों लगेगा, उसका रीज़न है कि देखो आपका जो नंबर में चेंज आ रहा है, डीएन एक हिसाब से चेंज भी लिया जाता है। डीएन मतलब क्या है, नंबर में चेंज है। तो जब भी आप कोई चेंज लेते हो, अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो चेंज आपका पॉजिटिव होता है, और कोई चीज़ कम होती है तो चेंज नेगेटिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले 100 था नंबर ऑफ एटम्स, उसके बाद 70 हो गया नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स में कितना चेंज आया, कितना डीके हुआ बताओ, तो टोटल 30 डीके हुआ। तो मैं डीएन क्या ले लूँगा, 30 ले लूँगा, इतना डीके हो गया। पर यहाँ पे मैं माइनस लूँगा क्योंकि नंबर में जो चेंज आया है, जो डीके हुआ है, नंबर में चेंज नेगेटिव आया है। 100 से 70 गया है तो नंबर डिक्रीज हुआ है ना। तो जब भी कोई चीज़ डिक्रीज होता है और आप उसके अंदर चेंज ढूंढते हो तो चेंज हमेशा नेगेटिव होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डीएन की जगह माइनस डीएन डाल देते हैं। ये मतलब एक हिसाब से हम यूज़ करते हैं, तरीका है ये। मैथमेटिक्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करें इसलिए माइनस साइन डालना ज़रूरी है, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा मैथमेटिक्स में इसको, इस इक्वेशन को, कि भाई आपका n जो है नंबर, क्योंकि dn जो है ना यहाँ पे, अगर आप मैथमेटिक्स चालू कर दोगे तो dn रिप्रेजेंट करता है कि n में कितना चेंज आया, और वो चेंज पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो ये गलत कैलकुलेशन दे देगा। तो इसलिए माइनस साइन लिख दिया। माइनस साइन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस साइन आया यहाँ पे। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, और यहाँ पे वो कांस्टेंट हम लोग लैम्डा लिखते हैं, और इस लैम्डा को हम लोग बोलते हैं डीके कांस्टेंट। यहाँ लिखते चलता हूँ मैं, डीके कांस्टेंट। ठीक है, अब सुनो आगे क्या करना है। एन को नीचे ले आओ, माइनस डी एन अपॉन एम, और माइनस साइन को वहाँ लेके चले जाओ, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटू डी टी हो जाएगा। टाइम 0 से लेकर टी तक चलेगा, और आपका नंबर जो है, शुरुआत में नंबर t इज इक्वल टू 0 पे क्या था, एन नॉट था। शुरुआत में नंबर क्या था, एन नॉट था, और बाद में क्या हो गया आपका, n हो गया। t टाइम के बाद आपका नंबर n हो गया। तो ये n नॉट से लेकर n तक इंटीग्रेट होगा ना। मुझे एक बात बताओ कि इंटीग्रेशन क्या होगा। dn अपॉन n का इंटीग्रेशन देखो, dx अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x ln x होता है। ln मतलब होता है log टू द बेस e, और जहाँ पे ln क्या होता है, log टू द बेस e। तो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x होता है, तो dn अपॉन n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln n हो जाएगा। और ब्रैकेट लगा के, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो ये n नॉट से n तक जाएगा, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt का इंटीग्रेशन t होगा, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dt का इंटीग्रेशन t होगा, और ये 0 से t तक चलेगा। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन करते कैसे हम लोग, बताओ, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको वापस से लिख लेता हूँ अगले पेज पे। तो ये क्या था आपका, ln n, n नॉट से n तक जा रहा था, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t 0 से t तक जा रहा था। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का रूल क्या है, आप n की जगह पे पहले अपर वैल्यू डालोगे, तो अपर ऊपर वाला वैल्यू क्या है, n है, फिर आप माइनस लिखोगे, फिर आप n की जगह लोअर वैल्यू डालोगे, तो ln n नॉट हो जाएगा। ये वैसे ही लिखना है दो बार, एक बार n की जगह पे अपर वैल्यू, फिर n की जगह पे लोअर वैल्यू, और बीच में आना चाहिए माइनस साइन। तो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करने का रूल होता है, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, फिर से t पे अपर वैल्यू, माइनस t पे लोअर वैल्यू, 0 डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ। अब लॉगरिथम का अगर रूल फॉलो करोगे तो ln a माइनस ln b जो होता है वो ln a अपॉन b हो जाता है, माइनस डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये ln a n अपॉन n नॉट हो जाएगा। ये लॉगरिथम का रूल है, ln a माइनस ln b विल बी इक्वल टू ln a अपॉन b इज इक्वल टू, ये आपका माइनस लैम्डा t बच जाएगा। ठीक है, अब ln का मतलब होता है log टू द बेस e, जैसे मैंने आपको बताया था, ये n अपॉन n नॉट हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t हो जाएगा। अब देखो इसको अगर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हो तो कन्वर्ट देखो कैसे किया जाता है, ये जो e आपको दिख रहा है बेस, वो वहाँ चला जाएगा,
और जो वहां पे था वो इसके पावर में चला जाएगा, ठीक है। बेस वहां जाके उसको जो था उसको पावर में भेज देगा, अब बाकी यहाँ पे बच जाएगा n अपॉन n। ये आप लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हो तो ऐसे करते हो, ठीक है। तो बाद में फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा बताओ, n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। इस इक्वेशन के हिसाब से आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो चेंज होता जाता है। आप देखोगे ई रेज टू माइनस लैम्डा टी है, मतलब टाइम बढ़ाते जाओगे तो ये वैल्यू कम होता जाएगा। ये वैल्यू कम हो रहा है, इसका मतलब n कम हो रहा है। n कम हो रहा है मतलब नंबर ऑफ एटम्स जो बचे हुए हैं वो टाइम के साथ कम होते जा रहे हैं। n मतलब बचा हुआ जो अभी तक डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ है, तो जो बचा हुआ है वो धीरे धीरे आपका कम होता जा रहा है टाइम के साथ। और ये कितना टाइम लेगा बताओ। से अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ n नॉट से स्टार्ट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n नॉट था। और अगर t का ग्राफ आप प्लॉट करोगे n और t का ग्राफ, तो ये ग्राफ सीधा ऐसे जाता है और ये कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब इनफाइनाइट टाइम लेगा पूरी तरह से खत्म होने के लिए। क्यों इनफाइनाइट टाइम ले रहा है, उसका रीजन है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स कम होने लग जाते हैं तो डीके का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। तो पहले अगर 1 सेकेंड में 100 एटम्स डिसइंटीग्रेट हो जा रहे थे, अब 1 सेकेंड में शायद 10 ही एटम्स डिसइंटीग्रेट हो, और डिसइंटीग्रेट होने के बाद, डीके होने के बाद और कम हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, तो वो और स्लो हो जाएगा। तो जितना कम बचेगा उतना स्लो प्रोसेस होगा, तो उतना ही ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो इसीलिए ये प्रोसेस खत्म ही नहीं होता कभी, और ये चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है इनफाइनाइट टाइम के लिए, ठीक है। बाद में भले ही बहुत कम नंबर बचेगा तो बहुत स्लो भी हो जाएगा, आराम आराम से डीके होगा, लेकिन ये चलता जाएगा प्रोसेस। तो ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। एक तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को कई सारे नाम देके रखे हैं, ठीक है। या तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोलेंगे, या फिर नंबर ऑफ डीकेस पर सेकेंड बोलेंगे, नंबर ऑफ डीकेस पर सेकेंड बोलेंगे, या फिर इसको एक्टिविटी भी बोलते हैं, एक्टिविटी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं इसको। इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इस ए का वैल्यू क्या होता है बताओ, माइनस डी एन बाई डी टी। मतलब 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके डीके हो रहे हैं, हर सेकेंड कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके डीके हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं, या नंबर ऑफ डीकेस पर सेकेंड बोलते हैं, या फिर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। हम यहाँ पे फिलहाल एक्टिविटी की बात करेंगे, पर एक्टिविटी बोला मतलब नंबर ऑफ डीकेस पर सेकेंड, नंबर ऑफ डीकेस पर सेकेंड बोला तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तीनों एक ही चीज़ है। अब देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो माइनस डी एन बाई डी टी का क्या वैल्यू आएगा बताओ। माइनस डी एन बाई डी टी कहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे देखो माइनस डी एन बाई डी टी। हाँ ये देखो यहाँ पे माइनस डी एन और डी टी नीचे लेके आ जाओ, तो इस इक्वेशन से माइनस डी एन बाई डी टी का वैल्यू लैम्डा एन के इक्वल हो जाएगा। माइनस डी एन बाई डी टी विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू एन हो जाएगा। तो एक्टिविटी का आपका फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू एन होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एक्टिविटी का। लैम्डा इंटू एन कर दो तो आपको नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड कितना हो रहा है पता चल जाएगा। हालांकि एक्टिविटी भी चेंज होता जाएगा, क्योंकि हर सेकेंड कितना डिसइंटीग्रेशन होगा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका एन कितना बचा हुआ है, और एन टाइम के साथ कम हो रहा है तो आपका एक्टिविटी भी टाइम के साथ कम हो जाएगा। यहाँ पे एन से वैल्यू डाल दोगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, लैम्डा, एन का वैल्यू यहाँ से डाल दो एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। अब यहाँ पे जो आपका लैम्डा एन नॉट है इसको आप ए नॉट लिख दो, लैम्डा एन नॉट, ये भी एक्टिविटी होगा। लैम्डा इंटू एन मतलब एक्टिविटी। लैम्डा इंटू एन नॉट जब लिखते हो तुम तो एन नॉट इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है, तो इसका मतलब ए नॉट क्या है बताओ, इनिशियल एक्टिविटी हो जाएगा, इनिशियल एक्टिविटी, ठीक है। तो आपका ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बताओ, लैम्डा एन नॉट की जगह पे ए नॉट डाल दो, तो आपका ए का जो वैल्यू होगा एक्टिविटी का वो ए नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। तो आपका एक्टिविटी भी आप ध्यान से देखोगे तो कम होता जाएगा, ये हमने पहले देखा था यहाँ से
क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे तो एक्टिविटी कम हो जाएगा और आपका डीके का प्रोसेस स्लो होता जाएगा। ठीक है, यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी, एसआई यूनिट एक्टिविटी का क्या होगा बताओ। एक तो हम लोग यूज करते हैं बैक्वेरल, एक बार मैं कंफर्म कर लो, बैक्वेरल होता है BEC, अब इसका स्पेलिंग भूल जाता हूं मैं, BECQUEREL। ऐसा यूनिट क्या होता है, बैक्वेरल या फिर BQ, इसको शॉर्ट में लिखोगे तो चलेगा। एक बैक्वेरल का मतलब होता है 1 डीके पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1 डीके अगर हो रहा है तो हम बोलेंगे कि एक्टिविटी जो है वो 1 बैक्वेरल का है। 1 सेकेंड में अगर 1 डीके होगा तो इसका मतलब एक्टिविटी आपका जो है वो 1 बैक्वेरल है। अगर 50 डीके हो रहा है 1 सेकेंड में तो इसका मतलब आपका जो एक्टिविटी है वो 50 बैक्वेरल का एक्टिविटी है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो ये तो हो गया एसआई यूनिट। इसका दूसरा यूनिट भी होता है अदर यूनिट, जो कि होता है क्यूरी। क्यूरी ये भी आपका एक्टिविटी का यूनिट है, क्यूरी। क्यूरी को हम लोग CI लिखते हैं। अब क्यूरी और बैक्वेरल में क्या रिलेशन है, 1 क्यूरी इज इक्वल टू, ये भी मैं भूल गया, 3.7 इंटू 10⁻10, 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्वेरल। बैक्वेरल का मतलब क्या है, डिकेज पर सेकेंड, तो मतलब 1 क्यूरी क्या हो जाएगा बताओ, 3.7 इंटू 10⁻10 डिकेज पर सेकेंड। बैक्वेरल और डिकेज पर सेकेंड एक ही बात है, डिकेज पर सेकेंड या डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। मतलब अगर इतना डीके अगर 1 सेकेंड में हो रहा है तो हम बोलेंगे कि एक्टिविटी जो है वो 1 क्यूरी का है। आई बात समझ में, इतना डीके 1 सेकेंड में होगा तो हम बोलेंगे कि 1 क्यूरी का डीके हो रहा है। सो दिस वाज अबाउट योर रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 चीज़ें और डिफाइन की जाती हैं, वो भी देख लेते हैं तो आपका ये पार्ट भी खत्म हो जाएगा। एक तो हाफ टाइम बोलते हैं कि हाफ लाइफ बोलते हैं, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। अब हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब होता है कि कितने टाइम में, टाइम टेकन टू रेड्यूस नंबर ऑफ एटम्स टू हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू, हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में अगर मान लो 1000 आपके पास एटम्स थे और वो डीके चालू कर देता है, तो कितने टाइम के बाद वो 50 हो जाए, मतलब हाफ हो जाए, स्टार्टिंग से आधा हो जाए। तो जितने टाइम के बाद आपका नंबर ऑफ एटम्स आधा हो जाता है, मतलब आधा डिसइंटीग्रेट हो जाता है पूरी तरह से, तो वो जो टाइम होता है उसको हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं। मतलब अगर हाफ लाइफ इतना टाइम अगर बीत गया तो जितना भी स्टार्ट हुआ था उससे आधा हो जाएगा। मतलब अगर मैं टी की जगह पे टी हाफ लिख देता हूँ, टी हाफ का मतलब होता है हाफ लाइफ, तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है वो आधा हो जाएगा, इनिशियल का आधा हो जाएगा। इनिशियल अगर n0 है तो इसने टाइम पे जाने के बाद आपका n का वैल्यू n0/2 हो जाएगा। अब इक्वेशन निकालोगे तो आपको टी हाफ का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। इक्वेशन क्या है हमारा, n इज इक्वल टू n0 e रेज़ टू माइनस लैम्डा टी, ये इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग। n इज इक्वल टू n0 e रेज़ टू माइनस लैम्डा टी, n की जगह पे क्या डालोगे, n0/2 डालोगे, इज इक्वल टू n0 e रेज़ टू माइनस लैम्डा टी की जगह पे क्या डालोगे, टी हाफ डालोगे, तो यहाँ पे आप टी हाफ डाल दो। ठीक है, n0 हो गया कैंसिल। अब एक काम करो, 1/2 को मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, या 1/2 रहने दो, 2 को वहाँ भेज दो, e रेज़ टू को यहाँ पे ले आओ, तो 1/e रेज़ टू माइनस लैम्डा टी हाफ, तो मैंने इसको उठा के यहाँ ले आया और 2 को वहाँ पे भेज दो, इज इक्वल टू 2। अब इसको ऊपर भेज दो, जब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो माइनस साइन का प्लस साइन हो जाएगा, तो e रेज़ टू क्या हो जाएगा, प्लस लैम्डा टी रेज़ टू हाफ, टी हाफ, ये ऊपर चला गया और इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ आप नेचुरल लॉगरिथम ले लो, लॉग ले लो, तो ln e रेज़ टू लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू ln 2। ठीक है, तो आप देखो आपका जो लैम्डा टी रेज़ टू हाफ ये पावर में है, और लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी होती है कि आपका जो पावर होता है वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाता है।
तो लैम्डा टी हाफ यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ln बच जाएगा, ln e बच जाएगा। मतलब जो भी लॉग जिसका ले रहे हो उसका अगर पावर हो तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रूल है, मतलब ये आपका लॉग का एक प्रॉपर्टी है। तो ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया और बच गया यहाँ पे ln e इज इक्वल टू ln2। अच्छा, ln e का जो वैल्यू होता है वो e का जो लॉगरिथम का वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो ln e आपका 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू ln2। तो यहाँ से आपको टी हाफ का वैल्यू मिल जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू ln2 बाय लैम्डा, ये रहा। तो आपका टी हाफ डिपेंड करता है डीके कांस्टेंट पे। डीके कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा टी हाफ उतना कम होगा, हाफ लाइफ उतना कम होगा, लैम्डा कम तो टी हाफ ज़्यादा। ln2 का वैल्यू जो होता है वो भी आप याद रख सकते हो, 0.693 होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो आपका जो टी हाफ का वैल्यू है वो हो जाएगा 0.693 अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो ये हो गया हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज डिफाइन किया यहाँ पे, दैट इज मीन लाइफ। मीन लाइफ जिसको बोला जाता है लैम्डा, सिर्फ सॉरी मीन लाइफ आप उसको टाउ लिख सकते हो। अब देखो मीन लाइफ में उन्होंने कोई इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद कुछ वहाँ पे निकाला है और वो पता नहीं कौन सा इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व किया है। तो आपको वैसे उसके इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस मीन लाइफ का फॉर्मूला याद रखना है। मीन लाइफ जो डिफाइन होता है वो 1 अपॉन लैम्डा डिफाइन होता है। मीन लाइफ का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज कितना टाइम के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब देखो आप लोग भी कहता है कि पूरे तरीके से खत्म तो होगा नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से खत्म होने के लिए ये काफी लंबा समय लगा देगा, इनफाइनाइट टाइम लगा देगा। लेकिन मीन लाइफ के बाद आप ऐसा मान सकते हो, मीन लाइफ उसको इतना कम कर देगा, मीन लाइफ जो होता है उसका मीन लाइफ टाइम, उसके बाद अगर आप नंबर ऑफ एटम्स देखोगे तो वो इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि आप मान के चल सकते हो कि वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। हालांकि एटम्स पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे, डीके नहीं होगा, क्योंकि पूरी तरह से डीके खत्म होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगाता है। लेकिन आप देखो ध्यान से कि ये कुछ टाइम के बाद आप देखोगे इसके बाद ग्राफ एकदम ही नीचे हो गया है। तो हम मान के चल सकते हैं कि आपके जो नंबर ऑफ एटम्स है वो लगभग खत्म हो गए, थोड़े बहुत ही बचे हुए हैं। तो मीन लाइफ एक ऐसा लाइफ या एक ऐसा टाइम है, इतने टाइम के बाद अगर आप देखते हो नंबर ऑफ एटम्स को तो वो इतने कम हो जाते हैं, इतने कम हो जाते हैं कि लगभग आप मान के चल सकते हो कि आपके पूरे के पूरे एटम्स खत्म हो गए। तो इस तरीके से आपका मीन लाइफ डिफाइन होता है। बस आपको ध्यान रखना इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा। जहाँ पे टी हाफ का फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ का 0.693 अपॉन लैम्डा, वहाँ पे मीन लाइफ का फॉर्मूला जो होता है वो 1 अपॉन लैम्डा होता है। अच्छा ये बच्चों यहाँ पे जो मीन लाइफ दिख रहा है इसको एक्चुअली आपके बुक में जो है ना वो एवरेज लाइफ निकाला हुआ है, एवरेज लाइफ। तो इसी को हम लोग एवरेज लाइफ भी बोलते हैं। एक काम करता हूँ लिख देता हूँ मैं, या तो मीन लाइफ बोलो या फिर एवरेज लाइफ बोलो, दोनों सेम चीज़ है। और फॉर्मूला वही है आपका, फॉर्मूला इज 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो ये आपका एवरेज लाइफ बोलो इसको या फिर मीन लाइफ बोलो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो अब इसके बाद बच्चों बस लास्ट टॉपिक रह गया न्यूक्लियर रिएक्शंस, और न्यूक्लियर रिएक्शंस होने के बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे अब न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में। ये रिएक्शन न्यूक्लियस से होता है, इसकी वजह से इसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें एक न्यूक्लियस या दो न्यूक्लियस उसके अंदर कुछ चेंजेस होता है और वो किसी और न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस में हमको एनर्जी मिलता है। और इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन से हमें एनर्जी मिलता है, हम एनर्जी जनरेट करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप का होता है, जैसे आप देख सकते हो, न्यूक्लियर फिजन और दूसरा होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। तो एक एक करके इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूक्लियर फिजन क्यों होता है और न्यूक्लियर फिजन होता क्या है और क्यों होता है। इसको हम लोग ये जो आपका एनर्जी डायग्राम है, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो ग्राफ है, कर्व है, ये हम लोगों ने देखा था और इसको एक्सप्लेन भी किया था मैंने। इसके बेसिस पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियर फिजन होता कैसे है और उससे एनर्जी जनरेट कैसे होता है। सबसे पहली बात है कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता क्या है। वेल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का मतलब होता है कि इसमें एक्चुअली एक न्यूक्लियस, एक हैवी न्यूक्लियस, भारी न्यूक्लियस जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, वो टूटता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, जो 200 एटॉमिक मास नंबर 200 है, उससे ज़्यादा का कोई एलिमेंट हम लोग लेते हैं, कंसिडर करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि 200 से ज़्यादा वाला ही न्यूक्लियर फिजन कर सकता है, पर एक अज्यूम करेंगे कि अगर मान लो इससे ज़्यादा वाला कोई एक
पर्टिकुलर न्यूक्लियस लिया हम लोगों ने, उसको अगर मान लो अब 200 से ज़्यादा अगर उसका एटॉमिक मास नंबर है तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होंगे। जैसे एक एग्जांपल है यूरेनियम 236 का, या यूरेनियम 238 ले लो, तो इसका एटॉमिक मास नंबर क्या है 238। तो इसका मतलब इसके अंदर 238 न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे, तो ये काफ़ी भारी न्यूक्लियस होता है। तो अगर आप एक हैवी न्यूक्लियस लेते हो और वो अगर दो हल्के न्यूक्लियस में टूट जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। समझ गए? सो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है बताओ? हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। हैवी न्यूक्लियस हल्के न्यूक्लियस में टूट जाता है, ठीक है, और उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन एंड रिलीजेस एनर्जी, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है। अब अगर एक भारी न्यूक्लियस दो हल्के न्यूक्लियस में टूटता है तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज क्यों होता है, इसे हम लोग समझेंगे इस कर्व की मदद से। आप एग्जाम्पल ले लो। देखो मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्यों आता है। जैसे अगर मान लो कोई न्यूक्लियस बनता है, मान लो कार्बन एटम का न्यूक्लियस बनाना है हमें, तो कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इनका टोटल मास अगर आप अलग से मेजर करोगे तो मान लेते हैं मास m1 है। लेकिन जब ये न्यूक्लियस बन जाते हैं और न्यूक्लियस बनने के बाद 6 प्रोटॉन न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस जब बन जाता है, तो जब न्यूक्लियस का मास मेजर किया जाता है तो न्यूक्लियस का मास और ये जो टोटल 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का हम अलग से मास सेपरेट करके लेते हैं, इन दोनों मास में डिफरेंस होता है। मैं बाइंडिंग एनर्जी में ये चीज़ ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। न्यूक्लियस बनने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ मास कम हो जाता है, मतलब टोटल मास अगर m1 है पहले, न्यूक्लियस बनने के बाद m2 है, तो m2 मास जो है वो m1 से कम होगा। कुछ अमाउंट ऑफ मास कम हो जाता है जो कि न्यूक्लियस बनने के प्रोसेस में आपका सिस्टम से रिलीज हो जाता है, बाहर निकल आता है और इसी वजह से आपका न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है। समझे? तो ये जितना एनर्जी बाहर निकलता है उसी को आप क्या बोलते हो? बाइंडिंग एनर्जी। अब सिंपल सी बात है कि बाइंडिंग एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मास कन्वर्ट हो चुका है एनर्जी में, मतलब आपका न्यूक्लियस उतना ही हल्का हो जाएगा। ठीक है? तो अगर न्यूक्लियस बनने के प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी बाहर रिलीज हो जाता है, जब भी आपका न्यूक्लियस बनेगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, तो आपका सिस्टम का मास, टोटल जो भी मास रहेगा वो थोड़ा कम हो जाता है। जितना कम होता है उतना मास एनर्जी बन के बाहर निकल जाता है और उसी को तुम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हो। तो अगर आपका न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, पार्टिकल्स है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आ जाता है, अगर वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ज़्यादा ज़ोर से एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, तो ऐसे प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है और पूरे सिस्टम का मास कम हो जाता है और न्यूक्लियस का मास भी कम हो जाता है। बात सिंपल है। ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी मतलब आपका न्यूक्लियस का मास कम होगा, कम बाइंडिंग एनर्जी है इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी निकला नहीं है, ज़्यादा मास कम नहीं हुआ है, तो आपके न्यूक्लियस का मास ज़्यादा ही रहेगा। इस हिसाब से आप थोड़ा सा यहाँ पे इसको समझ लेना। अब बात करते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऐसा न्यूक्लियस ले लिया जिसका एटॉमिक मास नंबर 230 है, वो 230 यहाँ कहीं आ जाएगा, जैसे यहाँ कहीं है 230। अब आप देखो कि इस एटॉमिक मास नंबर का 230 का एटॉमिक मास नंबर का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मतलब इसका हर एक न्यूक्लियॉन के पास कितना बाइंडिंग एनर्जी होगा। एक एक न्यूक्लियॉन की हम बात करते हैं, उसके हर एक न्यूक्लियॉन के पास कितनी एनर्जी होगी, बाइंडिंग एनर्जी क्या है इसका, मतलब कितनी बाइंडिंग एनर्जी होगी। ये देखो यहाँ पे आ रहा है, ये कर्व जो है और यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी यहाँ इतनी कहीं है, ये रहा बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर आप एक 230 का न्यूक्लियॉन लेते हो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक मतलब ऐसा एलिमेंट लेते हो जिसका एटॉमिक मास नंबर 230 है, ठीक है, और ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, मान लेते हैं 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है और 2 न्यूक्लियस बनाता है, ये 2 न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है। इसका एक का एटॉमिक मास नंबर 110 है और दूसरे का एटॉमिक मास नंबर जो है 120 है, तो 120 प्लस 110 कितना हो जाएगा, 230 हो गया। तो ये 110 और 120 दो ऐसे एटॉमिक मास वाले न्यूक्लियस में टूट जाता है। अब इस प्रोसेस में टोटल बाइंडिंग एनर्जी कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, पहले वो हम चेक कर लेते हैं। अब देखो अगर मान लो आपका जो ये वाला पार्ट है, देखो इसमें जो आपका मेन न्यूक्लियस होता है, हैवी न्यूक्लियस होता है, उसको हम लोग पैरेंट बोलते हैं, पैरेंट न्यूक्लियस। और ये पैरेंट न्यूक्लियस क्या होगा, 2 छोटे छोटे या लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाएंगे
तो जो लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाता है उसको हम लोग डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो ये आपका डॉटर न्यूक्लियाई आ गया, डॉटर न्यूक्लियाई, तो डॉटर न्यूक्लियाई में टूट गया ये। तो ये आपका पेरेंट है। मान लेते हैं इस पेरेंट का जो आपका बाइंडिंग एनर्जी है वो आप देख सकते हो यहाँ इसके आसपास है, लेट्स से 7.8 के आसपास है, 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। टोटल आपका जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है। अब ये टूटा किस में, 110 120 में। 110 और 120 कहाँ लाई करेगा बताओ, इसके जो पेरेंट, इसके जो डॉटर आए हैं, ये डॉटर 110 और 120 इसके आसपास कहीं होगा। तो आप देख सकते हो 110 का बाइंडिंग एनर्जी देखो यहाँ पे चला गया, एकदम आपके 8 के ऊपर चला गया, और 120 का जो बाइंडिंग एनर्जी है वो भी इसी के आसपास होगा कहीं। अब उन दोनों को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि बाइंडिंग एनर्जी 7 पॉइंट से तो ज़्यादा ही हो जाएगा ना। मान लो 8.2 ही है, सपोज करो एक का 8.2 है और एक का 8.3, ऊपर चला गया बाइंडिंग एनर्जी। 8.2 प्लस 8.3 कितना हो जाएगा, 16.5। यानी कि इन दोनों का टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो है डॉटर का वो 16.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ऐसा मान लेते हैं। मतलब पहले बाइंडिंग एनर्जी कम था 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाद में बाइंडिंग एनर्जी टोटल मिला के 16.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, बढ़ गया बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है, मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर मान लो न्यूक्लियस है, वो अगर एनर्जी रिलीज करता है तो जितना एनर्जी रिलीज करेगा न्यूक्लियस बनते समय वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। अगर उसने ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर दिया, इसका मतलब उसका मास काफ़ी कम हो चुका है, जो मास कम हुआ है वही एनर्जी बन के बाहर आ जाता है। तो अगर इस प्रोसेस में बाइंडिंग एनर्जी बढ़ा है, आप देख रहे हो ना, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कलर, अगर इस प्रोसेस में बाइंडिंग एनर्जी बढ़ा है 16.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया टोटल मिला के 7.8 से, तो इस प्रोसेस में बाइंडिंग एनर्जी बढ़ा है। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है कि प्रोसेस में मास कम होकर एनर्जी में रिलीज हो गया, समझ गए। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब यही होता है। तो पहले 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अब 16.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपका जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसका बाइंडिंग एनर्जी कम है। बाइंडिंग एनर्जी कम होने का मतलब है कि वो उसका मास ज़्यादा है। बाइंडिंग एनर्जी कम है मतलब ज़्यादा एनर्जी बाहर निकला नहीं है अभी तक, तो उसका मास ज़्यादा है। तो आपका पेरेंट का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है, मोर मास, और इन दोनों का टोटल जो है मास आपका लेस मास हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ चुका है, इसका मतलब काफ़ी मास एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो चुका है, समझे। तो पेरेंट का मास ज़्यादा होता है और आपका जो डॉटर न्यूक्लियस है उनका मास कम हो जाता है। तो जितना मास कम हुआ है इस प्रोसेस में, इस टूटने के प्रोसेस में, वो आपका एनर्जी बन के बाहर आ जाता है, रिलीज हो जाता है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जब न्यूक्लियर फिजन होता है, टूटता है, तो सिस्टम का मास कम हो जाता है, और जितना मास कम हुआ है वो एनर्जी के फॉर्म में बाहर आ जाता है, और वही आपका जो है वो एनर्जी हम बोलते हैं कि हाँ न्यूक्लियर फिजन में एनर्जी रिलीज होता है। तो जब भी फिजन होगा, एक न्यूक्लियस दो में टूटेगा, तो आपका बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगा, मतलब सिस्टम का मास कम हो जाएगा, और वो जो भी मास कम हुआ है वो एनर्जी के फॉर्म में बन के बाहर रिलीज हो जाएगा। एंड दैट इज हाउ न्यूक्लियर फिजन हैपन्स। समझ गए ग्राफ से। तो ये तो भाई आपका हो गया न्यूक्लियर फिजन की बात। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं, आप देख सकते हो। जैसे यूरेनियम है, वो इंडियम और आई थिंक वाइट, इंडियम नहीं है ये, सॉरी आयोडीन है, आयोडीन वाइट्रियम में टूटता है, और साथ ही साथ हमको 2 न्यूट्रॉन भी मिलता है यहाँ पे। उसी तरह से ये रिएक्शन काफ़ी फेमस है, ये आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा। यूरेनियम जो है वो बेरियम क्रिप्टॉन में टूटता है और 2 न्यूट्रॉन निकल जाता है। और वैसे यहाँ पे भी आप देखोगे तो यूरेनियम ये एंटीमनी है, एंटीमनी और नायोबियम में टूटता है और 4 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे के सारे क्या न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है, और साथ ही साथ ये क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। तो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे एनर्जी वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, मैं अपने तरफ से लिख देता हूँ। इस प्रोसेस में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, इसका यूज़ किया जा सकता है, समझे। अब देखो होता क्या है कि हम जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, अगर मैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करूं जहां पे न्यूक्लियर फिजन करवाया जाता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम का यूज़ होता है, और यूरेनियम से ही न्यूक्लियर रिएक्शन करवा के, इसी तरह का रिएक्शन करवा के आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, राइट। तो
तो यूज़ क्या करते हैं वहाँ पे एज अ फ्यूल? वहाँ पे हम लोग जनरली यूज़ करते हैं U-23692 हम करना चाहते हैं, मतलब ये जो आपका U-23692 है ये यूरेनियम हम करना चाहते हैं यूज़। इसके आइसोटोप्स भी है, जैसे U-238 भी है मार्केट में और U-235 भी है। अब देखो U-238 जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, तो इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। U-235 जो है ये भी इजीली अवेलेबल तो है, लेकिन U-235 भी जो है वो उतना ज़्यादा रिएक्शन जो है ना बहुत अच्छे से नहीं कर पाता है, और हमें जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी अच्छे से दे नहीं पाता है। तो U-235 भी जो है वो हम ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है। प्रेफरेबल कौन सा है? U-236। ये सबसे परफेक्ट होता है और सबसे अच्छे से रिएक्ट करके हमको ज़्यादा एनर्जी देता है। पर प्रॉब्लम ये है कि U-236 जो है यूरेनियम, ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव है और ये ज़्यादा बचा नहीं है, मतलब लगभग ख़त्म हो चुका है आपका, क्योंकि इसका डिसइंटीग्रेशन जल्दी जल्दी होके ख़त्म हो चुका है और आपको U-36 जो है वो नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं? हम आर्टिफिशियली U-236 जो है वो क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हो? आप क्या करते हो, एक न्यूट्रॉन लेते हो और न्यूट्रॉन को आप इस यूरेनियम 235, देखो आपके पास U-235 तो अवेलेबल है ही ना, तो आप क्या करते हो, इस यूरेनियम को इस 23592 वाले यूरेनियम पे मारते हो, पीछे से बॉम्बार्ड करते हो, इसको बोलते हैं बॉम्बार्ड करना। तो ये स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं, धीरे धीरे घुस जाते हैं। बॉम्बार्ड जब आप करोगे तो इस यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। अब यूरेनियम 235 एटॉमिक मास नंबर 235 है, उसके अंदर अगर मान लो ये न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा घुस गया तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा, एटॉमिक नंबर तो 92 ही रहने वाला, क्योंकि न्यूट्रॉन घुस रहा है, प्रोटॉन नहीं। 235 का 236 हो जाएगा, और ये U-23692 जो कि काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद था, ये हम यूज़ करना चालू कर देते हैं। तो इस तरीके से पहले तो हम लोग U-236 बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करके। तो हमारे पास ढेर सारा U-35 रखा हुआ रहता है, U-23592 रखा रहता है, उस पर हम पहले न्यूट्रॉन मारते हैं, बॉम्बार्ड करते हैं, और पहले U-236 उसको बना देते हैं। फिर ये U-236 इन तीन रिएक्शंस आप देख सकते हो, तीन में से कोई भी एक रिएक्शन कंसिडर करो, उस रिएक्शन के थ्रू जाता है और हमें एनर्जी देता है। तो यूरेनियम 236 है, हैवी है, 14094 में तोड़ देते हैं हम लोग उसको, दो लाइटर न्यूक्लियर में तोड़ देते हैं। यहाँ पे भी देखो 236 137 97 में तोड़ दिया, तो लाइटर न्यूक्लियर में तोड़ दिया, समझे? इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ये रिएक्शन करवाते हैं। तो हमारे पास U-236 अवेलेबल नहीं है, पहले हम बॉम्बार्ड करवा के न्यूट्रॉन को वो प्रोड्यूस करते हैं और बाद में रिएक्शन करवाते हैं। चलो अब मैं सारा एक्सप्लेनेशन जो है आपको इस रिएक्शन के बेसिस पे दूंगा, बीच वाला रिएक्शन, ठीक है, जहाँ पे यूरेनियम कन्वर्ट होता है बेरियम और क्रिप्टॉन में, और साथ ही साथ दो न्यूट्रॉन निकलता है और साथ ही साथ एनर्जी निकलता है। तो ये तो एक रिएक्शन हो गया। अब हम कई बार क्या करवाते हैं ना चेन रिएक्शन करवाते हैं। चेन रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखो। अब हम लोग को पता है कि देखो हमेशा क्या होगा, आपके पास ढेर सारा U-235 अवेलेबल होगा। U-235 आपके पास ढेर सारा अवेलेबल है, तो आप क्या करते हो, पहले तो एक न्यूट्रॉन जो है ना वो खींच के मारते हो। बहुत सारा U-235 है, उसमें एक न्यूट्रॉन खींच के मारोगे तो क्या करेगा, एक यूरेनियम 235 को वो कन्वर्ट कर देगा, एब्जॉर्ब करके न्यूक्लियस उसको खींच लेता है और U-236 बना देता है। और एक बार U-236 बन गया आपका, देखो यहाँ पे चेन रिएक्शन कैसे होता है। आपका मान लो एक बार U-236 बन गया, कैसे बना? पीछे से न्यूट्रॉन ने आके उसको बना दिया था, तो U-236 बन गया 92। अब ये कन्वर्ट किस में होगा बताओ? बेरियम क्रिप्टॉन, दो न्यूट्रॉन, उसके बाद एनर्जी देगा, तो ये जाएगा आपका बेरियम क्रिप्टॉन, और उसके बाद दो न्यूट्रॉन छोड़ेगा, और साथ ही साथ इस प्रोसेस में यहाँ पे आपको एनर्जी रिलीज होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। तो ध्यान से देखो, अब ये जो दो न्यूट्रॉन निकला है, ये दो न्यूट्रॉन फिर किसके पास जाएगा बताओ? फिर U-235 के पास जाएगा, और 235 के जाने के बाद जैसे ये दो न्यूट्रॉन निकला है, ये फिर आपका U-235 को बनाएगा U-236 92 U-236 92 बना दिया, और फिर ये U-236 92 फिर से किस में कन्वर्ट होगा बताओ? बेरियम क्रिप्टॉन
और फिर 2 न्यूट्रॉन छोड़ेगा। एक्चुअली आपके बुक में क्या दिया हुआ है कि कई बार 2 न्यूट्रॉन रिलीज होता है, कई बार 3 न्यूट्रॉन रिलीज होता है, कई बार 4 न्यूट्रॉन रिलीज होता है। तो ऑन एन एवरेज उन्होंने एक रिएक्शन के लिए 2.7 न्यूट्रॉन ले लिया है, और हर रिएक्शन में एवरेज 2.7 न्यूट्रॉन निकलता है, और वो 2.7 रिएक्शंस करवाता है। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझना, आप बुक पढ़ लेना बाद में, मैं इस हिसाब से समझा दे रहा हूँ, 2 न्यूट्रॉन के हिसाब से समझा दे रहा हूँ। इस रिएक्शन में 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे। अब ये 2 न्यूट्रॉन ने क्या किया, 2 यूरेनियम 236 फिर से बनाया, उस यूरेनियम 236 से फिर से रिएक्शन होगा, बेरियम निकलेगा, क्रिप्टॉन निकलेगा, 2 न्यूट्रॉन निकलेगा, और यहाँ से फिर से आपको मिलेगी एनर्जी। ये देखो यहाँ से फिर से एनर्जी मिली। और जो दूसरा न्यूट्रॉन है उसने जो U236 का यहाँ पे प्रोड्यूस किया है, ये फिर से क्या करेगा, बेरियम, क्रिप्टॉन और फिर 2 न्यूट्रॉन निकालेगा। अब ये जो 2 न्यूट्रॉन है, और फिर से इस प्रोसेस में भी एनर्जी आएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब आपके पास 4 न्यूट्रॉन अवेलेबल है, 1 2 3 4। अब ये 4 फिर क्या करेगा बताओ, 4 U236 पैदा करेगा, U236 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 और U236। और फिर ये 4 क्या करेगा, 2 न्यूट्रॉन पैदा करेगा, बेरियम क्रिप्टॉन बनाएगा, और फिर हर प्रोसेस में यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा। और इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, चेन रिएक्शन, और कंटिन्यूस चेन बनता चला जाएगा। इस चेन रिएक्शन से फायदा क्या होता है, आपको ढेर सारा एनर्जी एक साथ मिल जाता है। लेकिन अगर इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल ना किया गया तो फिर ये पूरी तरह से सारे के सारे अचानक से जो पूरा का पूरा U235 रखा हुआ है वो पूरी तरह से U236 में कन्वर्ट होके एक्सप्लोड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी एक साथ प्रोड्यूस होगा और एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, जो एटम बॉम्ब बनाया जाता है वो एटम बॉम्ब इसी चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन के बेसिस पे बनाया जाता है। उसमें अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करवा दिया जाता है और एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस बात का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है उसको एक्सप्लोड नहीं करना है, तो उसमें बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं जिससे आपका ये रिएक्शन कंट्रोल्ड रहे। कंट्रोल्ड रिएक्शन करवा के, न्यूक्लियर फिजन करवा के फिर हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, और उस एनर्जी का हम लोग यूज़ करते हैं। वो एनर्जी पहले हीट में प्रोड्यूस होता है, उसको आप दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में यूज़ कर सकते हो। समझे? तो ये आपका चेन रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन हो गया न्यूक्लियर फिजन का। यहाँ पे बच्चों हुआ न्यूक्लियर फिजन खत्म, और अगला जो केस है वो है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। चलो देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। सेकेंड इज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जैसे मैंने बताया न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू प्रोड्यूस lighter nuclei combine to form heavy nucleus। तो लाइटर न्यूक्लियस बाय कंबाइन हो जाता है और उसके बाद एक हेवी न्यूक्लियस बनाता है, और इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होता है। उसी लॉजिक से हम लोग समझ सकते हैं। देखो, क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर है, इस लॉजिक से हमने समझा था कि आपका जो पेरेंट न्यूक्लियस है अगर उसका बाइंडिंग एनर्जी कम है और डॉटर न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी अगर ज़्यादा है तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगा, जो कि न्यूक्लियर फिजन में हुआ था। इवन न्यूक्लियर फ्यूजन में भी यही होता है। कैसे बता, आप एकदम लाइटर न्यूक्लियर ले लो, जैसे मान लो आपने क्या किया, 2 हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लिया, इसको कंबाइन कर दिया और आपने हीलियम बना दिया। तो प्रोसेस में देखो अब आपका ये क्या हुआ, दोनों रिएक्शन हुआ, ये पेरेंट्स है और बाद में डॉटर बना। इसमें पेरेंट डॉटर बोलने से बेटर है कि आपका ये रिएक्टेंट्स है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और आपने प्रोडक्ट हीलियम बनाया। तो आप देखो इस प्रोसेस में बाइंडिंग एनर्जी बढ़ा है कि कम हुआ है। फिजन वाले प्रोसेस में बाइंडिंग एनर्जी बढ़ा था, पेरेंट का बाइंडिंग एनर्जी कम था 230 वाले का, और 110 120 वाले का देखो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गया था। तो अगर प्रोसेस में बाइंडिंग एनर्जी बढ़ता है तो प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगा, उसका एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखो कितना कम है। मान लो 2 हाइड्रोजन आपने लिया, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। जब वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा तो देखो हीलियम में बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गया। तो इस प्रोसेस में भी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ता ही है, और जब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ता है इसका मतलब क्या, पहले वाले का एनर्जी ज़्यादा था, बाद वाले का एनर्जी कम है, तो फिर एनर्जी रिलीज हो जाएगा। इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज हो जाता है, क्योंकि देखो आप यहाँ से आगे जाओ तो भी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगा, पीछे से यहाँ पे आओ तो भी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगा।
तो दो लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन होकर जब आगे जाता है तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाता है, एनर्जी रिलीज होता है। एक हैवी न्यूक्लियस जब दो लाइटर न्यूक्लियर में टूट जाता है, पीछे आ जाता है, तो भी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ता है और दोनों प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ पे क्योंकि पास आ रहे हैं दो न्यूक्लियस, कंबाइन हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, समझे। लेकिन देखो न्यूक्लियर फ्यूजन करवा पाना अपने आप में इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि आप दो न्यूक्लियस को जोड़ने का काम करोगे। अब मुझे बताओ दो न्यूक्लियस कैसे जोड़ेंगे। मान लो दो एटम है आपके पास हाइड्रोजन का, अब ये हाइड्रोजन का एटम है, दो हाइड्रोजन का एटम ले लेते, चलो ये हाइड्रोजन का एटम और एक हाइड्रोजन का एटम। अब हाइड्रोजन का एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इवन प्रोटॉन प्रोटॉन भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हमें क्या करना है, इन दो न्यूक्लियस को क्या करना है, मिलाना है आपस में। तो दो न्यूक्लियस को अगर आपको मिलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा ताकि आपका जगह खाली हो जाए, और जगह खाली हो तो दो बेयर न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस रह जाए ताकि वो मिल सके। ये तो बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मिलने में दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले इसको हीट करना पड़ता है हाई टेम्परेचर पे। इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते जाओ, इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओ ताकि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ले, एनर्जी लेके निकल जाए। तो आपके पास बचेंगे क्या, बेयर न्यूक्लियस बचेंगे। बेयर न्यूक्लियस मतलब सिर्फ न्यूक्लियस, बाहर का इलेक्ट्रॉन्स आपने हटा दिया। अब ये न्यूक्लियस भी आपस में जुड़ने को तैयार नहीं है। रीजन क्या है, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स है ना। अब आपको इस रिपल्शन को भी खत्म करना है। रिपल्शन को कैसे खत्म करोगे बताओ। अगर रिपल्शन है तो आप उसको और हीट कर दो, इतना हीट कर दो कि रिपल्शन को ओवरकम कर जाए और तब बड़े प्यार से आप इसको मिला पाओ। इस रिपल्शन को खत्म करने के लिए इसको और ज़्यादा हीट करना पड़ता है और इसका टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ता है ताकि रिपल्सिव फोर्स भी इसका जो है ओवरकम हो जाए, और उसके बाद फिर आप इसको दोनों को मिला सको और मिला के एक सिंगल न्यूक्लियस बना सको। इतना मेहनत लगता है। इसके लिए आपको बार बार इसको एकदम हाई टेम्परेचर पे भेजना होगा। एकदम हाई टेम्परेचर पे ही ये न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल है। तो ये जो आपको होता है जनरली अर्थ पे ये रिएक्शन जो है वो होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस टाइप का और इतना हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जो स्टार्स है, स्टार्स के कोर में अगर आप देखोगे तो ये रिएक्शन चलता रहता है न्यूक्लियर फ्यूजन का। अगर हम सन का एग्जाम्पल ले तो सन के कोर का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 1 करोड़ केल्विन का टेम्परेचर होता है। 1 करोड़, इतना टेम्परेचर अर्थ पे पैदा करना बड़ा मुश्किल है, न्यूक्लियर फ्यूजन करवाना भी बड़ा मुश्किल है। अर्थ सन के कोर में अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो 10⁷ केल्विन के ऑर्डर का टेम्परेचर होता है, नहीं 1 करोड़ केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है। खतरनाक लेवल का टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर में बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन्स भाग जाएंगे, रिपल्शन भी खत्म हो जाएगा और न्यूक्लियस जो है वो जुड़ जाते हैं। तो जुड़ने के बाद क्या होता है, नया न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस बनता है और आपके प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है। सन में क्या होता है, सन में हाइड्रोजन मिलता है और हीलियम बनाता है। हाइड्रोजन मिलेगा, हीलियम बनाएगा। मतलब अगर मैं सन के रिएक्शंस की बात करूं तो जैसे मान लो उसमें 4 हाइड्रोजन मिलेंगे, 4 हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मिलता है सिर्फ, या 4 हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मिलता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हीलियम में। तो आपको कितना हीलियम मिलेगा, एक ही हीलियम मिलता है। 4 हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा तो एक हीलियम मिलेगा और 4 2 He मिलेगा। अब प्लस इसके साथ 2 पॉजिट्रॉन निकलेगा। पॉजिट्रॉन निकलता है तो न्यूट्रिनो तो निकलेगा ही, तो 2 न्यूट्रिनो निकलेगा, न्यूट्रिनोस लिख देता हूँ मैं। और उसके साथ साथ फिर एनर्जी रिलीज होता है। तो मेरे हिसाब से बुक में एग्जैक्ट एनर्जी दिया हुआ है इस प्रोसेस में, विच इज़ टू बी, मैं वही लिख देता हूँ। अगर आपको याद नहीं रहता तो एग्जाम में तो आप सीधा एनर्जी लिख दो तो भी चलेगा। 26.7 लिखा है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद अगर नहीं रहता एग्जाम में तो सीधा यहाँ पे एनर्जी लिख दो तो भी चल जाएगा। अब देखो ये सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं है या सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है कि हाँ 4 हाइड्रोजन आए मिले और उसके बाद हीलियम एटम बना दिया, हीलियम का न्यूक्लियस बना दिया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है, तो ये बहुत सारे स्टेप में होता है। उन सारे स्टेप का जो लास्ट का आपका रिजल्ट है वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि आपके बुक में भी ऐसे ही दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट यही होता है कि 4 हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मिलता है और हीलियम का न्यूक्लियस बनाता है, साथ ही साथ 2 पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनोस निकलेंगे और 26.7 MeV का एनर्जी रिलीज होता है। अच्छा, बुक में इस रिएक्शन को कैसे लिखा हुआ है, देखो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है,
हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या है बताओ, सिर्फ प्रोटॉन है। तो अगर कोई हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बोलता है इसका मतलब प्रोटॉन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब 4 प्रोटॉन कंबाइन हो रहे हैं, तो 4p लिख दो। और किस में कन्वर्ट हो रहा है वो, हीलियम के न्यूक्लियस में। हीलियम के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं बताओ, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, तो इसको अल्फा लिख दिया है। प्लस 2e प्लस प्लस न्यूट्रिनोस, तो दोनों सेम चीज़ है, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, एक ही बात है। और प्लस 26.7 MeV। इस तरीके से इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्यूजन के केस में रिलीज होता है। तो जनरली जो स्टार्स होते हैं उसके कोर में इसी तरह का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलते रहता है और कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज होते रहता है। वही रिलीज आपको हीट लाइट के फॉर्म में मिलता है, समझे। तो भाई आपका न्यूक्लियर फ्यूजन वाला पार्ट भी यहाँ पे हुआ खत्म, न्यूक्लियर रिएक्शंस भी बच्चों खत्म होता है। थियरी पार्ट आपका 15th चैप्टर का भी खत्म हुआ। न्यूमेरिकल सेक्शन में इसका फिर न्यूमेरिकल आ जाएगा और ये चैप्टर भी आपका खत्म है। ठीक है, थैंक यू।